2023 साउथ कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुसान। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। एक टैक्सी ड्राइवर अपनी रूटीन शिफ्ट कर रहा था। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले कुछ मिनट्स में उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस होने वाला है। एक यंग लड़की ने टैक्सी रोकी। उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था, लाइक शी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम अ ट्रिप और समथिंग। टैक्सी ड्राइवर ने आदत के मुताबिक उसका सूटकेस उठाया और पीछे ट्रंक में रख दिया। वो गाड़ी में बैठी और उसने कहा कि नेकडोंग रिवर साइड एरिया की तरफ चलो। टैक्सी डेस्टिनेशन पर पहुंची। ड्राइवर ने ट्रंक खोली और सूटकेस बाहर निकालने लगा। सूटकेस बाहर निकालते वक्त उसे एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आई कि सूटकेस के अंदर से एक रेड कलर का लिक्विड टपक रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई जूस की बोतल लीक हो गई होगी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वो खुद परेशान हो गया। उसकी स्मेल, उसका कलर, उसकी थिकनेस सिर्फ एक चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि ये खून है। उस वक्त टैक्सी ड्राइवर ने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। उसने सूटकेस लड़की के हवाले किया और उसे अंधेरी की तरफ जाते हुए देखता रहा। व्हेन ही सॉ द गर्ल गोइंग टुवर्ड्स द बुशेस, तो फिर वो वापसी ट्रंक के पास आया और उसने अपना ट्रंक खोला। इस बार उसने अंदर देखा और उसे पता चला कि कारपेट के ऊपर, बेसिकली ट्रंक में जो कारपेट होता है उसके ऊपर खून जमना शुरू हो गया है। उसने फ़ौरन 112 पर कॉल की। पुलिस ने भी इस कॉल को बहुत सीरियसली लिया और कुछ ही मिनट्स के अंदर ड्राइवर की बताई हुई लोकेशन पर आ गए। और जब उन्होंने झाड़ियों में जाके देखा तो देवर शॉक। किसी ने बॉडी को मल्टीपल पीसेस में किया है और सूटकेस में भरा और उसे डिस्पोज करने चला था। लेकिन सस्पेक्ट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने शायद सूटकेस को सही से सील नहीं किया और वही लीक हुआ ब्लड उसके प्लान की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी कैमरा चेक करना शुरू किए। फन फैक्ट, बुसान इज फेमस फॉर इट्स सर्वेलेंस कैमरास। हर जगह, हर इंटरसेक्शन पे, हर रोड के ऊपर कई कैमरास लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने टैक्सी का रूट ट्रेस किया, कैमरे से कैमरा, फ्रेम से फ्रेम, और कुछ ही घंटों के अंदर उनके पास सस्पेक्ट की तस्वीर भी आ गई थी। अब एक ही काम बाकी था, उसे ढूंढना। पुलिस फौरन उस जगह पे पहुंची जहां पे वो टैक्सी में बैठी थी। वो उस घर के अंदर गए, उन्होंने दरवाजा खोला और एक बहुत वियर्ड चीज थी कि जो सस्पेक्ट था वो वहीं मौजूद था। उसके चेहरे पे ना कोई डर था, ना कोई रेजिस्टेंस, जैसे वो ये सोच रही थी कि ये मुझे ही लेने आए हैं। उस वक्त तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आम से दिखने वाली लड़की साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी क्रिमिनल बन जाएगी। पुलिस ने उसकी घर की तलाशी लेना शुरू की। फॉरेंसिक टीम हर चीज डॉक्यूमेंट कर रहे थे। कपड़े, फ्लोर, बाथरूम, हर जगह से सैंपल लिए जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता एविडेंस मिलना शुरू भी हो गए। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका फ़ोन अनलॉक किया तो उसके अंदर ना कोई कॉल लॉग ज़्यादा, ना कोई कॉन्टैक्ट ज़्यादा, ना कोई ऐसी पिक्चर्स कि वो उसने अपनी सोशल लाइफ दिखाई हो या अपनी नॉर्मल लाइफ जो रहती है उसकी बंदा पिक्चर्स खींच लेता है, वो तक उसके फ़ोन में नहीं थी। जब उन लोगों ने उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री खोली तो उन्होंने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी। उसके अंदर सर्चेस थे कि हाउ टू किल समवन, हाउ टू गेट रिड ऑफ द बॉडी, परफेक्ट क्राइम। इससे यही चीज़ इंडिकेट होती है कि इट वाज नॉट कि उसने बहुत जल्दबाजी में फैसला किया हो। ये प्लानिंग थी और ये प्लानिंग कई हफ्तों से चल रही थी। अब इन मोस्ट केसेस इन्वेस्टिगेटर्स कोशिश करते हैं कि वो सस्पेक्ट और विक्टिम के बीच में कोई कनेक्शन निकाल लें। शायद वो दोस्त हों, शायद उनकी कभी लड़ाई हुई हो, शायद वो एक दूसरे को जानते हों, क्या कोई मसला था, कोई इश्यू था उन दोनों के बीच में। बट इन दिस केस द वियर्ड थिंग वॉज कि हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही था कि नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई दूर दूर तक कुछ कनेक्शन नहीं था। अब एक चीज़ समझ में ही नहीं आती, अगर इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था ही नहीं तो फिर सस्पेक्ट ने विक्टिम को चूज कैसे किया? अब इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते इन्वेस्टिगेटर्स स्टार्टेड डिगिंग अप इनटू हर पर्सनल लाइफ। जियोंग यू जियोंग 1999 अक्टूबर में पैदा हुई। हर पेरेंट्स वर नॉट मच इनटू हर लाइफ बिकॉज ऑफ वर्क, तो उसकी अपब्रिंगिंग उसके ग्रैंडफादर ने की थी। स्कूल में वो दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी, वो बहुत वियर्ड थी। टीचर्स के मुताबिक वो ना किसी से बात करती थी और स्टूडेंट्स ने तो ये तक कहा है कि जब हम जाके उससे बात करते थे तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता था कि मैं कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू कैसे करूं। सब लोग उसे अजीब समझते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसका स्कूल ख़त्म हुआ, सब लोग अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए, लेकिन वो वहीं की वहीं रही। उसने गवर्नमेंट सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। अब साउथ कोरिया का सिविल एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलना साउथ कोरिया में बहुत मुश्किल है। 1 या 2% लोगों को ही मिल पाती है वो, बहुत मुश्किल से। यूजोंग भी उन्हीं लोगों में से एक थी। उसने तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 5 साल लगा दिए थे और स्टिल उससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा था। 5 साल गुजर गए मगर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। हर बार रिजेक्शन, हर बार नाकामी। और इंग्लिश तो ऐसा था जैसे मेरे और आपके लिए मैथ्स हो। इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ था। उसने घर से बाहर निकलना कम कर दिया था, वो किसी से बात नहीं करती थी,
वो बस एक कमरे में बंद रहती थी, लेकिन उस कमरे में एक चीज़ बहुत बढ़ रही थी, उसका ट्रू क्राइम के लिए ऑब्सेशन। यूजोंग वाज सो इनटू ट्रू क्राइम कि वो बस डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखती थी, बल्कि फेमस मर्डर केसेस की बुक्स भी पढ़ती थी और इवन सीरियल किलर्स की लाइफ के बारे में रिसर्च भी करती थी। वो घंटों तक बैठ के बस ट्रू क्राइम रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रही होती थी। दुनिया भर में करोड़ों लोग ट्रू क्राइम देखते हैं, इवन मी, लेकिन हम लोग उससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। बट इन दिस केस इट वॉज डिफरेंट। द प्रॉब्लम वॉज कि यूजोंग का जो ऑब्सेशन था वो स्लोली रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइन को ब्लर कर रहा था। अब एक चीज़ बाकी थी, उसे अपना विक्टिम ढूंढना। यूजोंग को इंटरनेट पे एक एप्लीकेशन मिली, एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टीचर्स ढूंढ सकते हैं। और शायद इसी लम्हे उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हुआ। उसने एक फेक पेरेंट अकाउंट बनाया और बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स सर्च किए। उसने अकाउंट बनाते वक्त एक चीज़ लिखी कि उसकी एक बेटी है, वो इंग्लिश में बहुत वीक है और उसे एक टीचर चाहिए जो उसे इंग्लिश में मदद कर सके। लेकिन यूजोंग ने किसी भी टीचर को रैंडमली चूज़ नहीं किया। उन्होंने उसकी एज, लोकेशन, प्रोफाइल सब कुछ चेक की और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसने ये देखा कि कौन अकेले रहता है, कौन नहीं। और ये सब चेक करने के बाद उसकी नज़र एक यंग इंग्लिश टीचर पर पड़ी जिसने इंग्लिश में डिग्री हासिल की थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी प्रोफाइल देखने वाला शख्स वॉजंट अ पेरेंट, बल्कि इट वॉज द वन हु वुड चेंज एवरीथिंग इन हर लाइफ। जियोंग ने टीचर को बिल्कुल नॉर्मली मैसेज किया, जैसे कोई पेरेंट एक टीचर से बात करता है। उसने कहा, माई डॉटर इज़ वीक इन इंग्लिश एंड शी वॉन्ट्स टू गेट सम इंग्लिश लेसन्स फ्रॉम यू। दोनों के दरमियान कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए और अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। अपॉइंटमेंट फिक्स होते ही जियोंग सबसे पहले एक वेबसाइट पर गई और वहाँ से उसने एक स्कूल यूनिफॉर्म ऑर्डर किया। अपॉइंटमेंट वाले दिन उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना, बाल वैसे ही बनाए जैसे एक स्टूडेंट के होते हैं, और घर से निकलते वक्त उसने एक नाइफ़ अपने पास रख ली। वो ट्यूटर के घर पहुंची, उसने बेल बजाई और ट्यूटर ने हंसते हुए गेट खोला। ट्यूटर को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लड़की उसके साथ क्या करने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए यूजोंग को घर के अंदर बुला लिया एंड दैट वन डिसीजन स्टार्टेड द लास्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ हर लाइफ। जब यूजोंग को यकीन हो गया कि ये उन दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है, तो उसने अपनी पॉकेट में से वो नाइफ़ निकाली जो वो घर से लेके निकली थी एंड शी फेटली अटैक द विक्टिम। अथॉरिटीज़ ने अटैक की एग्जैक्ट डिटेल्स तो पब्लिक नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमारी जो ट्यूटर थी वो उस घर के अंदर ही मर गई थी। यूजोंग अपने घर वापसी चली गई। उसके दिमाग में एक चेकलिस्ट चल रही थी कि मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है। उसने अपने घर में से एक सूटकेस उठाया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। वो एक सुपरमार्केट गई, वहाँ से उसने ब्लीच, नाइव्स, इवन प्लास्टिक बैग, जिप टाइज सब कुछ उठाया। सारी ऐसी चीज़ें जो एक बॉडी को डिस्पोज करने में काम है। सीसीटीवी फुटेजेस में भी वो इतनी काम नज़र आ रही थी कि वो शायद किसी डिनर के लिए शॉपिंग कर रही हो। शॉपिंग ख़त्म करने के बाद वो विक्टिम के घर पे पहुंची। अब उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ थी, एविडेंस मिटाना। उसने विक्टिम की बॉडी को पीसेस में करना शुरू किया, जिपलॉक बैग्स में डाला, उसके ऊपर इवन जिप टाइज लगाए और सूटकेस में भरा। उसके बाद उसने ब्लीच डाल के सारी जगह को साफ़ किया। पुलिस ने तो ये भी बताया है कि उसने शायद विक्टिम का जो वॉलेट, उसकी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स और इवन उसके कपड़े पहन कर वो सूटकेस नीचे लेकर आई और उसने टैक्सी रोकी। उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई परफेक्ट क्राइम प्लान कर लिया है, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि वो अब हर कदम पे एविडेंस छोड़ रही थी। उसके कपड़ों पर फॉरेंसिक एविडेंस था, विक्टिम के घर में उसका डीएनए था, सीसीटीवी उसे रिकॉर्ड कर चुकी थी, इवन ट्यूटरिंग ऐप के ऊपर उसके मैसेजेस मौजूद थे। और सबसे बड़ा सबूत था वो सूटकेस जिससे टपकता हुआ खून उसकी प्लानिंग को सिर्फ कुछ कतरों में ख़त्म कर चुका था। लेकिन यूजोंग अभी भी एक झूठ बोलने वाली थी। जब उससे पूछा गया कि ये सब तुमने क्यों किया, तो शी सेड, आई डिडंट डू इट। मुझे किसी ने बोला कि अगर तुम इस बॉडी को डिस्पोज नहीं करोगी तो हम तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे। इन्वेस्टिगेटर्स ने सारे सबूत उसके सामने रख दिया और 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद यूजोंग ने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही किया है। इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे पूछा कि ये सब तुमने क्यों किया। आई मीन हर मर्डर के पीछे कोई चीज़ होती है, जैसे पैसा, मोहब्बत, बदला, गुस्सा या कोई पर्सनल दुश्मनी। लेकिन यूजोंग का जवाब इन सब से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि किसी को मारने के बाद कैसा लगता है।
ना विक्टिम ने उसका कुछ बिगाड़ा था, ना उसकी कोई पर्सनल ग्रजेस थे विक्टिम से। सिर्फ ये देखने के लिए कि किसी को मारने के बाद कैसा लगता है, उसने किसी का कत्ल कर दिया। जब ये बात साउथ कोरिया के लोगों के सामने आई तो वो खुद परेशान हो गए कि क्या सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से कोई किसी को कत्ल कर सकता है। पुलिस ने इस केस के अंदर साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया। वो सिर्फ कातिल को सजा नहीं देना चाहते थे, बल्कि ये भी देखना चाहते थे कि यूजोंग के दिमाग में चल क्या रहा है। उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। साउथ कोरिया में वायलेंट ऑफेंडर्स के लिए एक साइकोपैथी इवैल्यूएशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इस असेसमेंट में उसका स्कोर इतना हाई था कि साइकोलॉजिस्ट खुद हैरान हो गए थे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। साइकोलॉजिस्ट ने तो ये भी कंसर्न जाहिर किया कि उस रात अगर टैक्सी ड्राइवर कॉल नहीं करता तो शायद ये पहला मर्डर नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि वो बहुत अरसे से सोसाइटी से कट ऑफ थी। ना उसका कोई दोस्त था, ना कोई सोशल सर्कल, ना कोई ऐसा शख्स जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। हर दिन वो सिर्फ एक ही चीज़ देखती रहती थी, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, बुक्स, ईच एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू ट्रू क्राइम। स्लोली इट बिकेम हर इंटायर वर्ल्ड। उसने रियलिटी के बजाय फैंटेसी में जीना शुरू कर दिया, और फैंटेसी भी ट्रू क्राइम की, जहाँ उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। मतलब एक मर्डर उसके लिए सिर्फ एक स्टोरी तक महदूद हो गया था। इस केस के बाद मीडिया पर बहुत शोर उठा। उन्होंने सारी चीज़ें इस ट्रू क्राइम कंटेंट के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस चीज़ पर अग्री नहीं किया। जहां आम इंसान ट्रू क्राइम स्टोरी या कोई डॉक्यूमेंट्री देखकर विक्टिम के लिए अफसोस करता है, यूजोंग यहाँ ये सोच रही होती थी कि अगर मैं क्रिमिनल की जगह होती तो मैं क्या करती। और शायद यही सोच उसे एक पॉइंट तक ले गई कि जहाँ उसने प्लान बना लिया कि अब मुझे मर्डर करना है। जब यूजोंग पुलिस स्टेशन से बाहर निकली तो बहुत सारे कैमरास उसके ऊपर थे। तो उसने कैमरा में देख के सर झुका के कहा, मैं विक्टिम और उसकी फैमिली से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे लगता है उस वक्त मेरा दिमाग सही नहीं था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस केस के बाद साउथ कोरिया में ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म्स की सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। लोगों ने टीचर्स की सेफ्टी की डिमांड की। उनसे कहा गया कि नए रूल्स बनाए जाएं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग की जाए, और फर्स्ट सेशन का जो तरीका है वो अलग किया जाए, मतलब घर के बजाय किसी पब्लिक प्लेस में किया जाए। आखिरकार ये केस कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने यूजोंग को उम्र कैद की सज़ा दी। 20 ईयर्स के बाद उसकी पैरोल एलिजिबिलिटी हो सकती थी। 30 ईयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग दी। अगर मैं इस पूरे केस को एक लाइन में सम अप करूँ तो मैं ऐसे करूँगा कि वंस ऑब्सेशन ब्लर्स द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, इट नेवर एंड्स वेल।